गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जैव ऊर्जा की। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, इसमें सब्जेक्ट कोड 2010 दैट इज एनवायरमेंटल साइंस या पर्यावरणीय विज्ञान की जो फोर्थ यूनिट है, चतुर्थ इकाई, जो कि नवीनीकरण करने योग्य ऊर्जा स्रोतों से संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, उसमें आज हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी, जैव मास ऊर्जा की। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा क्या है। तो जैव ऊर्जा एक नवीनीकरण करने योग्य ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो हमें जैविक जगत से प्राप्त होती है। अर्थात उन पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो हमें जीव जगत अर्थात पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसे हम बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी उत्पत्ति पेड़ पौधों या जंतुओं से होती है और जिनके द्वारा हम जैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन पदार्थों को बायोमास या जैव मास कहा जाता है। कोई भी कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जो हमें जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उसे हम बायोमास या जैव मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी जो हमें पेड़ पौधों के तनों से प्राप्त होती है, गोबर जो हमें जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, गन्ने का शीरा या उसी तरह से घास फूस से प्राप्त मृत कार्बनिक जीवांश, ये सब के सब बायोमास या जैवमास कहलाते हैं। और इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर यदि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा को हम बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात इसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। सामान्य रूप से हम जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका हम प्राय उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ये ऊर्जा के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि इस बायोमास एनर्जी से हम इंडिया में लगभग 95,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसका पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है एंड इट इज़ अ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थात जिस तरह से हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, दहन करते हैं, उससे बहुत सारी विषैली गैसें वातावरण में जाती हैं और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत यहाँ यह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिसके द्वारा किसी प्रकार के प्रदूषक पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होता है। साथ ही ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थात हम इनका नवीनीकरण कर सकते हैं, अर्थात एक बार इनको इस्तेमाल करने के बाद इनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कोई अधिक परिश्रम या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हो सकता है। खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये ऊर्जा का बहुत अच्छा वैकल्पिक साधन हो सकता है। यदि हम बायोमास की बात करें, तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो हमें जैविक स्रोत से प्राप्त होता है, उसे हम बायोमास या जैवमास कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ आते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी जंगल से प्राप्त उत्पाद, जो फसल या पेड़ पौधों के अवशेष हो सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा फॉर्म पर उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं, वो या उनके अपशिष्ट भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। और तीसरा, जंतु अपशिष्ट, अर्थात जंतुओं द्वारा
उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो कार्बनिक पदार्थों का त्याग किया जाता है उसको हम जंतु अपशिष्ट कहते हैं। जैसे गाय का गोबर इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अब यहां किया जाता है कि बायोमास के अंदर जो जैविक ऊर्जा है उसको हम विभिन्न ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रमों द्वारा उपयोगी रूपों में बदलते हैं और उन उपयोगी ऊर्जा रूपों का फिर प्रत्यक्षतः उपयोग किया जाता है। तो जो भी बायोमास स्रोत है उसको हम लेंगे और किसी तकनीक द्वारा हम उसमें जो संग्रहित जैविक ऊर्जा है, बायोलॉजिकल एनर्जी है, उसको हम महत्वपूर्ण ऊर्जा रूपों में जैसे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या उसे द्रव ईंधन के रूप में बदल देंगे और फिर इनका हम ऊर्जा स्रोतों के रूप में इन ऊर्जाओं का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ बायोमास कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के रूप में हम जैव मास का उपयोग करते हैं। तो जैसे वुड फ्यूल है उसमें आ जाता है, उसी प्रकार से एल्कोहल फ्यूल्स हो सकते हैं, जैसे फल जो सड़ने पर अल्कोहल पैदा करते हैं, गन्ना है उसका शीरा है उससे अल्कोहल किण्वन द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जैवमास ऊर्जा में आ जाते हैं। फसलें या मृत कार्बनिक जीवांशों के अपघटन से बनने वाली गैसें, ये सब के सब हमारी बायोमास एनर्जी में आती हैं और इसीलिए ये सब टाइप्स ऑफ बायोमासेस हैं। अब क्या क्या ऐसी तकनीक हैं जिनके द्वारा हम बायोमास एनर्जी को इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात जैव मास में जो ऊर्जा है उस जैविक ऊर्जा को हम उपयोगी ऊर्जा रूपों में किन किन मुख्य तकनीकों द्वारा परिवर्तित करते हैं ताकि उनका उपयोग किया जा सके। जैसे सबसे पहला है दहन। यदि सीधा दहन किया जाए, जैसे कि पेड़ पौधों से प्राप्त लकड़ी, उसका उपयोग हम करते हैं दहन के अंदर, तो उससे हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है, लाइट और हीट की फॉर्म में एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है जिसका हम उपयोग कुकिंग में या और पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। दूसरा है जिसको हम कहते हैं गैसिफिकेशन, गैसीकरण। इसमें क्या करते हैं, जो जैव मास है उसको हम ज्वलनशील गैसों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और ये गैसें ईंधन के रूप में काम करती हैं। तीसरा तरीका है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं अवायवीय पाचन या एनारोबिक डाइजेशन। इस प्रक्रिया में कुछ सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को सड़ाया जाता है जिसको हम किण्वन कहते हैं, और उसके अपघटन द्वारा कुछ गैसें या गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जो ज्वलनशील होती हैं और जिनसे हमें अच्छा ऊर्जा स्रोत के रूप में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गोबर गैस। फिर जैव द्रव ईंधन, इस तकनीक में हम जो बायोमास है उसका कन्वर्जन किसी लिक्विड फ्यूल के अंदर करते हैं, जैसे रतनजोत के पौधों से हम बायोडीजल बनाते हैं, वो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये मुख्य रूप से ऐसी मेन बायो एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़ हैं या तरीके हैं जिससे हम जनरली जैव मास में संग्रहित जैविक ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा रूपों में बदलते हैं और फिर उन ऊर्जाओं का हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बायोमास एनर्जी का इंडिया में क्या सिनेरियो है, हम जैव मास ऊर्जा का क्या उपयोग करते हैं, अगर उसकी बात देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लगभग 3500 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो जैव गैस आधारित प्लांट से कर रहे हैं। शुगर मिल्स में जो शुगर मिल्स होती हैं वहाँ पर जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट का उपयोग करके और गैस आधारित प्लांट द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं जो लगभग 3500 मेगावाट ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करता है। 537 मेगावाट का उपयोग वर्तमान में व्यापारिक तौर पर किया जा रहा है और 536 मेगावाट का इंस्टॉलेशन अंडर प्रोसेस है, चल रहा है। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सर्वाधिक उपयोग हम यहाँ पर जो बायोमास एनर्जी का करते हैं वो बायोगैस के रूप में करते हैं, जैव गैस के रूप में करते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट बायोगैस प्लांट किस प्रकार का हो सकता है उसको हम यहाँ इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखिए 3 भाग हैं।
पहला जिसको हम कहते हैं इनलेट, जहाँ से हम जैव मास को डाइजेस्टर टैंक में भेजते हैं। दूसरा मुख्य भाग है जो डोम शेप्ड है, जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं, जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा या फर्मेंटेशन द्वारा जैव गैसों का निर्माण होता है। और तीसरा इसको हम आउटलेट कहते हैं, जहाँ से हम इस गैस को से इस प्रक्रिया में बनने वाले स्लरी को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बायोमास के रूप में हमें सड़े गले मृत कार्बनिक जीवांश प्राप्त होते हैं या जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे मानव मल उत्सर्जन, तो उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, या जंतुओं से प्राप्त पाने वाला उत्सर्जी पदार्थ जैसे गोबर, जो गाँव में बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसको यहाँ इनलेट के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको 1:9 के अनुपात में जल के साथ अच्छी तरह से मिला करके और एक पेस्ट के रूप में पाइपलाइन द्वारा डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। डाइजेस्टर टैंक जो ऊपर से बिल्कुल स्टील के कवर द्वारा ढका हुआ होता है और इसमें गैस होल्डर लगा होता है। इस डाइजेस्टर टैंक में कम से कम 5 से 10 दिनों तक अवायवीय पाचन की प्रक्रिया द्वारा इसका डिकम्पोजिशन होता है और इससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर यहाँ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होने से गैसों का मिश्रण बनता है, जिसको हम बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। अगर इसमें मुख्य रूप से जैसे गाँव में गोबर का उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस जैव गैस को हम गोबर गैस भी कह सकते हैं। ये इस डोम शेप्ड होल्डर के नीचे इकट्ठी हो जाती है और इसके प्रेशर से जो रेगुलेटर है वो वाल्व बंद होता है, अतः इसको इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर, और फिर उस रेगुलेटर वाल्व के द्वारा हम पाइपलाइंस के थ्रू घर में या जहाँ इसका उपयोग करना है सप्लाई दे सकते हैं इसकी, और रेगुलेटर से को ऑन करके और पाइपलाइनों के द्वारा इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही डाइजेस्टर के अंदर जो बायोगैस उत्पादन के बाद बचने वाला पतला चिकना पेस्ट होता है, उसको हम स्लरी कहते हैं। ये स्लरी आउटलेट द्वारा बाहर निकाला जा सकता है और इसका उपयोग अच्छी खाद के रूप में किया जा सकता है, जो पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि इस प्रकार का एक बायोगैस प्लांट बना लिया जाए तो जो भी बायोमास है, जो भी जैवमास हमें प्राप्त हो रहा है, जंतु उत्सर्जी हमें प्राप्त हो रहे हैं जैसे गोबर वगैरह, उनको हम समय समय पर इकट्ठा करके इस प्रक्रिया द्वारा इनलेट के माध्यम से डाइजेस्टर में डाल सकते हैं और डाइजेस्टर में गैस इकट्ठी होती रहती है, जिसका उपयोग हम ईंधन गैस के रूप में कर सकते हैं। इसके द्वारा विद्युतीकरण भी किया जा सकता है और इसके द्वारा हम पकाने में ईंधन के रूप में घरेलू उपयोग के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से गाँव में ये ऐसे बायोगैस प्लांट बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, जो बहुत अच्छे ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं। बची हुई स्लरी पेड़ पौधों के लिए खाद का कार्य करती है, जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है और पेड़ पौधों के विकास के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ प्राकृतिक खाद का काम करती है। इस तरह से बनने वाली बायोगैस का अगर हम संगठन देखें तो उसमें मेन कंपोजिशन क्या होता है, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या पदार्थ होते हैं, उनकी क्या प्रतिशत मात्रा होती है। तो सबसे मुख्य होता है मीथेन CH4 गैस, जो लगभग 50 से 75% हो सकता है। निर्भर करता है कि हमने जैवमास के रूप में यहाँ बायोगैस उत्पादन के लिए किन किन जैवमासों का उपयोग किया है, उसके आधार पर ये प्रतिशत 50 से 75% तक बदल सकता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ मीथेन गैस जो होती है उसका निर्माण होता है। साथ में दूसरी मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका यह निर्माण होता है, जो 25 से 50% तक होती है। नाइट्रोजन गैस जो 10% तक होती है। साथ ही हाइड्रोजन जो कि बहुत ही ज्वलनशील गैस है और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, वो भी यहाँ 0.3% तक बनती है। 1% से कम में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होती है और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नगण्य होती है, क्योंकि यहाँ एनारोबिक डाइजेशन की प्रोसेस को उपयोग में लिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 0 या नगण्य होता है। तो ये एक बायोगैस का संगठन है, जिसको हम बायोगैस कंपोजिशन भी कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, जो कि एक ज्वलनशील मिश्रण है। अब बायोमास एनर्जी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं।
तो सबसे पहली बात तो है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा स्वदेशी ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो मुख्य रूप से, हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, कृषि आधारित है। और कृषि आधारित होने के कारण गाँवों में बहुत व्यापक तौर पर फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे मृत कार्बनिक जीवांश प्राप्त होते हैं। साथ ही इसके लिए जो मवेशी हैं उनका उपयोग किया जाता है, तो उनका जो वेस्ट निकलता है, गोबर वगैरह, वो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। इसलिए इसके लिए कहीं अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, विकासशील देशों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ बहुत अच्छे ऊर्जा स्रोत का ये कार्य कर सकता है। जीवाश्मीय ईंधन की तुलना में यहाँ पर प्रदूषकों का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, अर्थात बायोगैस जैसे देखें हम तो एक बहुत ही स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है वो। जब इसका उपयोग किया जाता है तो जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनमें प्रदूषकों की मात्रा नगण्य होती है। लेकिन अगर इतनी ही मात्रा में हम जीवाश्मीय ईंधन, फॉसिल फ्यूल है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थ हैं, इनको जब जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि का उत्सर्जन होता है, और ये उत्सर्जित पदार्थ हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ हम उस समस्या से भी बच सकते हैं। ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंपैरेटिवली ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसका व्यापारिक उपयोग भी संभव है, यानी बड़े पैमाने पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ये एक और अच्छी बात है। और इसका जो वेस्ट बचता है उसको यदि हम उपयोग करते हैं खाद के रूप में, तो इससे मृदा की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी ये एक बहुत अच्छा जैविक खाद है, इससे प्राप्त होने वाली स्लरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायोमास ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, खासकर हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत अधिक योगदान है, पशुधन का योगदान है, और गाँव में मुख्य रूप से बहुत प्रचुर मात्रा में बायोमास एनर्जी के सोर्सेस अवेलेबल हैं। उसको देखते हुए ये सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत हमारे पास हो सकता है, एक गैर परंपरागत, नवीनीकरण करने योग्य वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन, जिसकी हम विश्व को आज आवश्यकता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेजेस। मुख्य रूप से क्या कमियां हैं या समस्याएं हैं जिनके कारण इसका और व्यापक उपयोग किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, और हम किस प्रकार से इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि ये बायोमास एनर्जी पृथ्वी पर बिखरे बिखरे रूप में उपलब्ध है, सब जगह एक समान रूप से इसकी उपलब्धता नहीं है। उसके बाद लो एनर्जी डेंसिटी, निम्न ऊर्जा घनत्व भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, अर्थात बायोमास एनर्जी में हम बहुत अधिक बायोमास को इकट्ठा करते हैं, तब जाकर तुलनात्मक रूप से कुछ कम ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और इसलिए ऊर्जा घनत्व जिसे हम कहते हैं बायो एनर्जी डेंसिटी, वो कम होती है, और ये निम्न ऊर्जा घनत्व एक समस्या है, जिसके कारण ये इसका जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पा रहा है। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, श्रम साध्य है, क्योंकि इसमें आपको जगह जगह से बायोमास एनर्जी के लिए बायोमास जो है उसको, उसके सोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसमें श्रम अधिक लगता है, और तुलनात्मक रूप से ऊर्जा घनत्व कम होता है, जो एक मुख्य कमी है इसकी, जिसको दूर किया जाना वांछित है। व्यापारिक उपयोग हेतु अत्यधिक मात्रा में संग्रहण की समस्या है, यानी यदि हम इसको कॉमर्शियल लेवल पर उपयोग में लेना चाहें तो हमें बहुत अधिक मात्रा में बायोमास की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए उसको इकट्ठा करना कम समय में ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए इस समस्या से पार पाना भी अभिष्ट है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकली हम इनका उपयोग और जगह कर सकते हैं। जैसे ये एक लाइन डायग्राम है, दिस लाइन डायग्राम शोज कि हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकली म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट आता है, जैसे शहरों में जो हमारा सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है, वहाँ से जो हमें म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जो गंदगी हम इकट्ठी करते हैं, उससे हम उस बायोमास से भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उसका एक लाइन डायग्राम यहाँ दिया गया है कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं कि हम बायो मास एनर्जी के रूप में म्यूनिसिपल वेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, और उससे भी हम ऊर्जा के महत्वपूर्ण रूपों जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी आदि को प्राप्त कर सकते हैं, और
इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है बड़े पैमाने पर। देखिए एक इसी प्रकार के प्लांट का डायग्राम यहाँ दिया गया है, ठीक है। एंड ये जो डायग्राम है वो जर्मनी के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट का है, जहाँ हम बायोमास एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के कॉमर्शियल एप्लीकेशंस या औद्योगिक उपयोग भी संभव हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बायोमास एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा वैकल्पिक स्रोत है, जो रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और नवीनीकरण करने योग्य है, स्वच्छ है, प्रदूषण की समस्या पैदा नहीं करता, और भारत जैसे विकासशील देश में इसके लिए बहुत अधिक स्कोप है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का एक बहुत अच्छा वैकल्पिक स्रोत हमारे लिए हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोमास एनर्जी।